नमस्कार दोस्तों, सीबीडीटी यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नया सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें कि बताया गया है कि यदि टैक्स पेयर ने लास्ट ईयर की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो उस केस में उसका हायर रेट से टीडीएस किस प्रकार काटा जाएगा। दोस्तों, सर्कुलर 17 मई 2022 को जारी किया गया है। फाइनेंस एक्ट 2021 के द्वारा दो नए सेक्शन इंसर्ट किए गए थे इनकम टैक्स एक्ट में, जो कि यह कहते थे कि यदि व्यक्ति इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करता है और वो स्पेसिफाइड व्यक्ति है तो उस केस में उसका हायर रेट से टीडीएस काटा जाएगा, यानी कि डबल द अमाउंट जो इनकम टैक्स में दिया गया है या 5% विच एवर इज हायर। दोस्तों, इस केस में बताया गया था कि यदि व्यक्ति लास्ट 2 असेसमेंट ईयर की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता है और उसका जो एग्रीगेट अमाउंट है टीडीएस और टीसीएस का वो 50,000 रुपीज़ या उससे ज़्यादा हो जाता है हर साल में, तो उस केस में उसका हायर रेट से टीडीएस काटा जाएगा। दोस्तों, इस केस में जो लास्ट 2 प्रीवियस ईयर थे वो देखे जाएंगे, जिनके लिए इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने की जो ड्यू डेट है वो ख़त्म हो गई है। इस केस में सभी टैक्स डिडक्टर या फिर टैक्स कलेक्टर को ड्यू डिलिजेंस जो है वो करनी थी कि क्या डिडक्टी या फिर कलेक्टी स्पेसिफाइड व्यक्ति हैं, और इस कॉम्प्लायंस को ईज करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नई फंक्शनलिटी स्टार्ट की गई थी, कॉम्प्लायंस चेक फॉर सेक्शन 206AB एंड 206CC, जो कि इनकम टैक्स के पोर्टल पे उपलब्ध कराई गई थी, जिसके द्वारा के टैक्स डिडक्टर और टैक्स कलेक्टर जो है सिंगल पैन एंटर करके सर्च कर सकते थे या फिर मल्टीपल पैन यानी कि बल्क सर्च कर सकते थे कि कौन से ऐसे टैक्स पेयर हैं जिन्होंने कि ये डिफ़ॉल्ट किया है। इस प्रकार फंक्शनलिटी के द्वारा ऐसे डिडक्टी और कलेक्टी की लिस्ट दे दी जाती थी जो कि स्पेसिफाइड व्यक्ति हैं जिनका के हायर रेट से टीडीएस कटेगा। तो जो पैन सर्च के रिजल्ट थे वो स्क्रीन पे आ जाते थे, जो कि डाउनलोड किए जा सकते थे पीडीएफ फॉर्मेट में। यदि बल्क सर्च की जाती है तो डाउनलोडेबल फाइल जो है वो आप अपने रिकॉर्ड में रख सकते थे। तो इसके लिए पहले गवर्नमेंट ने सर्कुलर जारी किया था, लेकिन अब फाइनेंस एक्ट 2022 के द्वारा नए चेंजेस कर दिए गए हैं विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। इसी सेक्शन में जो नए चेंजेस किए गए हैं उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। दोस्तों, जो हायर टीडीएस है वो नहीं कटेगा यदि जो टीडीएस काटना है वो सेक्शन 192 यानी कि सैलरी, 192A, 194B, 194BB, 194LBC या सेक्शन 194N का है। अब नए सेक्शन को भी यहाँ पे ऐड किया गया जिनके अंतर्गत के हायर टीडीएस नहीं काटा जाएगा भले ही व्यक्ति ने लास्ट एक रिटर्न फाइल नहीं की है, यानी कि सेक्शन 194IA, सेक्शन 194IB एंड सेक्शन 194M के अंतर्गत। इस प्रकार दोस्तों हायर रेट से टीडीएस नहीं कटेगा यदि इन सेक्शन से टीडीएस बिलोंग करता है, जैसे कि सैलरी, पेमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस ड्यू टू एन एम्प्लॉय, विनिंग फ्रॉम लोटरी, क्रॉसवर्ड पजल, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, payment on transfer of certain immobile property other than agricultural land, payment of rent by certain individual or Hindu undivided family, income in respect of investment in securitization trust, payment of certain sum by certain individual or Hindu undivided family 194M सेक्शन के अंतर्गत, एंड पेमेंट ऑफ सर्टेन अमाउंट इन कैश सेक्शन 194N के अंतर्गत। इसके अलावा दोस्तों स्पेसिफाइड व्यक्ति की डेफिनेशन को भी चेंज कर दिया गया है, यानी कि स्पेसिफाइड व्यक्ति माना जाएगा जिसका कि टीडीएस या फिर टीसीएस कलेक्ट किया जाना है और वो इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता है, यानी कि प्रीवियस ईयर जिसके लिए कि इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की जो डेट है वो एक्सपायर हो चुकी है और उसका जो एग्रीगेट अमाउंट है टीडीएस और टीसीएस का वो 50,000 रुपीज़ या उससे ज़्यादा था प्रीवियस ईयर में। इसके अलावा हायर रेट से टीडीएस नहीं काटा जाएगा यदि वर्चुअल डिजिटल एसेट ट्रांसफ़र किए जाते हैं सेक्शन 194S के अंतर्गत उस व्यक्ति के जो कि इंडिविजुअल है या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है और जिसकी के सेल या फिर ग्रोथ सीट या टर्नओवर बिजनेस या प्रोफेशन से जो करता है वो 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा नहीं है बिजनेस के केस में और 50 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं है प्रोफेशन के केस में ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रोसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर जिसमें के वर्चुअल डिजिटल एसेट ट्रांसफ़र किए गए हैं, या फिर वह व्यक्ति जिसकी के कोई इनकम ही नहीं है बिजनेस एंड प्रोफेशन से। इस प्रकार दोस्तों अब स्पेसिफाइड व्यक्ति जिनका के हायर रेट से टीडीएस काटा जाएगा वो व्यक्ति होंगे जिन्होंने के लास्ट ईयर की जो प्रीवियस ईयर जिसके लिए कि आईटीआर को फाइल करने की डेट एक्सपायर हो गई है वो फाइल नहीं की है। तो इससे पहले जो 2 साल तक आप आईटीआर नहीं फाइल करते थे तो आप डिफ़ॉल्टर माने जाते थे स्पेसिफाइड व्यक्ति, लेकिन यदि अब आपने लास्ट 1 ईयर की आईटीआर फाइल नहीं की है
और टाइम लिमिट एक्सपायर हो गया है, तो अब आपको डिफ़ॉल्टर माना जाएगा, यानी कि स्पेसिफाइड व्यक्ति माना जाएगा। इसलिए करंट फाइनेंशियल ईयर में किस प्रकार ये फंक्शनलिटी काम करेगी इनकम टैक्स के पोर्टल पे वो बताया गया है। यानी कि जो स्पेसिफाइड व्यक्ति होंगे वो फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट में ही, यानी कि 22-23 में ही लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। यहाँ पे बेस ईयर 2021 लिया जाएगा, क्योंकि उसके लिए डेट जो है ITR को फाइल करने की एक्सपायर हो गई है। तो इसमें ऐसे व्यक्तियों के नेम होंगे जिन्होंने कि असेसमेंट ईयर 21-22 की ITR फाइल नहीं की है, और जिनका के प्रीवियस ईयर 2021 में जो TDS या TCS अमाउंट है वो 50,000 रुपीज़ या फिर उससे ज़्यादा था। तो एक बार ये जो लिस्ट प्रिपेयर हो जाएगी फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए, उसमें कोई नया नाम जो है वो ऐड नहीं किया जाएगा। ये टैक्स पेयर फ्रेंडली मेजर है, ताकि टैक्स डिडक्टर या कलेक्टर के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना पड़े और उन्हें बार बार जो है वो पैन नंबर ना चेक करने पड़े। तो उन्हें एक ही बार जो है पैन नंबर चेक करना है और ये पता लगाना है कि क्या वो स्पेसिफाइड व्यक्ति है जिसने कि ITR फाइल नहीं की है। यदि कोई स्पेसिफाइड व्यक्ति अपनी वैलिड रिटर्न फाइल कर देता है असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23, तो उसका नेम जो है वो रिमूव कर दिया जाएगा इस लिस्ट से, और ये किया जाएगा जब वो ITR फाइल कर देगा फाइनेंशियल ईयर 22-23 में। इसके अलावा यदि कोई स्पेसिफाइड व्यक्ति जिसने कि पहली ITR फाइल नहीं की थी लेकिन वो वैलिड ITR फाइल कर देता है असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए, उसका नाम भी रिमूव कर दिया जाएगा इन स्पेसिफाइड व्यक्तियों की लिस्ट से, और ये किया जाएगा जो ड्यू डेट होगी असेसमेंट ईयर 22-23 की ITR फाइल करने की, या फिर एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ वैलिड रिटर्न विच एवर इज लेटर। इसके अलावा यदि एग्रीगेट अमाउंट TDS और TCS का स्पेसिफाइड व्यक्ति के केस में प्रीवियस ईयर 21-22 में लेस देन 50,000 रुपीज़ है, तो उसका नाम भी रिमूव कर दिया जाएगा स्पेसिफाइड व्यक्तियों की लिस्ट से। लेकिन ये फर्स्ट ड्यू डेट के बाद किया जाएगा, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए जो ड्यू डेट है ITR को फाइल करने की सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत है, वो 31 जुलाई 2022 है। तो इसके बाद ही उनके जो नेम है वो रिमूव किए जाएंगे। यदि बिलेटेड या फिर रिवाइज्ड TDS या फिर TCS रिटर्न फाइल की जाती हैं फाइनेंशियल ईयर में ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23, तो उसे भी कंसीडर किया जाएगा ऐसे व्यक्तियों के नेम रिमूव करने के लिए स्पेसिफाइड व्यक्तियों की लिस्ट से। तो टैक्स डिडक्टर या फिर टैक्स कलेक्टर जो पैन नंबर चेक कर सकते हैं फंक्शनलिटी में बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में। इस प्रकार उन्हें नॉन स्पेसिफाइड व्यक्तियों के जो पैन नंबर है वो दोबारा चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मान लीजिए टैक्स डिडक्टर के पास 10,000 वेंडर हैं जिनके कि वो पैन चेक करना चाहता है, तो एक बार वो बल्क सर्च करेगा और जो 10,000 पैन के रिजल्ट है उसके पास आ जाएंगे। मान लीजिए 10,000 पैन में से 5 पैन ऐसे हैं जो कि स्पेसिफाइड व्यक्ति हैं, यानी कि डिफ़ॉल्टर हैं ITR फाइल करने में, और जो रिमेनिंग पैन है 9,995 वो नॉन स्पेसिफाइड व्यक्ति हैं जिन्होंने कि ITR फाइल की है। तो इस प्रकार अब 9,995 पैन को दोबारा से फाइनेंशियल ईयर में चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोई नया नेम जो है वो ऐड नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार टैक्स डिडक्टर को सिर्फ अब जो 5 रिमेनिंग पैन है उन्हें ही रीचेक करना होगा, क्योंकि ये जो स्पेसिफाइड व्यक्तियों की लिस्ट से बाहर आ सकते हैं यदि वो ITR फाइल कर देते हैं। ये जो लिस्ट है वो हर फाइनेंशियल ईयर के बिगनिंग में दोबारा से बनाई जाएगी, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 में दोबारा से जो फ्रेश लिस्ट है वो प्रिपेयर की जाएगी। तो यहाँ पे जो बेस ईयर होगा फाइनेंशियल ईयर 21-22 माना जाएगा। इसमें भी कोई नया नेम जो वो ऐड नहीं किया जाएगा, सिर्फ नेम रिमूव किए जाएंगे उसी लॉजिक पे जो कि पहले हमने डिस्कस किए हैं प्रीसीडिंग पैराग्राफ में। इसके अलावा इनकम टैक्स एक्ट में ये भी बताया गया है कि स्पेसिफाइड व्यक्ति के अंतर्गत नॉन रेजिडेंट इंक्लूड नहीं होंगे जिनकी के कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ही नहीं है इंडिया में। तो फंक्शनलिटी में ऐसी कोई विजिबिलिटी नहीं है कि नॉन रेजिडेंट जो कि PE है इंडिया में, जिनकी कि परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है इंडिया में, वो आपको विजिबल हो यानी कि दिखाई दें। इसलिए नॉन रेजिडेंट जिनका कि परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है इंडिया में, वो हो सकता है कि इस लिस्ट में रिफ्लेक्ट ना हो। इसलिए टैक्स डिडक्टर या फिर टैक्स कलेक्टर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो नेसेसरी जो ड्यू डिलिजेंस है वो अपने आप करें कि नॉन रेजिडेंट के केस में क्या सेक्शन 206AB या 206CA उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा या नहीं। दोस्तों CBDT के द्वारा ये भी कहा गया है कि ये जो यूज़र फ्रेंडली फंक्शनलिटी वो प्रोवाइड की गई है टैक्स डिडक्टर और टैक्स
कलेक्टर को, लेकिन फिर भी टैक्स डिडक्टर और कलेक्टर जो है डिडक्टी या कलेक्टी से जो है वो एविडेंस मांग रहे हैं कि क्या उन्होंने अपनी लास्ट ईयर की इनकम टैक्स रिटर्न टाइम से फाइल की है। तो यहाँ पे सीबीडीटी के द्वारा क्लैरिफाई किया गया है कि जो फंक्शनैलिटी डेवलप की गई है वो टैक्स डिडक्टर और कलेक्टर की कॉम्प्लायंस को आसान करने के लिए की गई है, इसलिए आप डिडक्टी या फिर कलेक्टी से ये एविडेंस नहीं मांग सकते हैं कि उसने आईटीआर फाइल की है नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो पर्पज़ है वो डिफीट हो जाता है फिर इस फंक्शनलिटी को प्रोवाइड करने का। इसलिए सभी टैक्स डिडक्टर और कलेक्टर से रिक्वेस्ट की जाती है कि वो सर्कुलर के अकॉर्डिंग कॉम्प्लायंस करें। तो दोस्तों आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूजफुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। यदि आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर आपकी कोई इनकम टैक्स और जीएसटी की क्वेरी है तो आप सुपर थैंक्स बटन को यूज करके पूछ सकते हैं ताकि हम जल्द से जल्द आपकी क्वेरी का जवाब दे पाएं, मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।